वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट में दोस्तों स्वागत है आपका। आज के टॉपिक में भारत का संविधान। दोस्तों भारत के संविधान का पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। अब दोस्तों इससे आगे पार्ट 2 बताता हूँ, जिसमें अपन ने भारत के संविधान के बारे में बलात कुछ समझा था कि भारत को या किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ज़रूरत क्यों पड़ती है। इस प्रकार से देखा ये संविधान निर्माण का समय है और अपन ने इसको जाना। उसी से आगे दोस्तों आपको बताते हैं आज के वीडियो में कि संविधान किस प्रकार से हुआ और इस संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आइए आज अपन जानते हैं इस चित्रों के माध्यम से। तो इसमें आपने देखा किन बातों का क्या मतलब है। बोलिए संविधान को जाना है तो इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। क्या बोलते हैं कि दो अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित, जो भारत का उत्तर है उसमें स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। घटना ताजी है, जो कहाँ की है, जो इतिहास में घटना है ये नेपाल की है। नेपाल दोस्तों उत्तर में पड़ता है अपने, तो उत्तर की है। जो नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतिम संविधान को मंजूरी दी है। जो नेपाल है, नेपाल नामक देश ने अपने देश को नए संविधान की मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था, यह कहना है। सवाल यह उठता है, आप सोचोगे दोस्तों कि किसी नेपाल तो पहले से ही लोकतांत्रिक देश है और इसमें फिर से संविधान बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो इसका दोस्तों कहना है कि इसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी है। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। कुछ समय पहले जो नेपाल था, नेपाल एक राजतंत्र देश हुआ करता था। अब वहाँ राजा का शासन था। वहाँ पर क्या था दोस्तों, राजा का शासन था। अब जब 1990 में बना नेपाल, दोस्तों नेपाल की स्थापना कब हुई, 1990 में। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था। किस सिद्धांत था, जो संविधान था कहाँ का, नेपाल का। तो जो नेपाल का संविधान वो पिछले सिद्धांत पर आधारित था। पिछले सिद्धांत पर आधारित किस प्रकार से, इस प्रकार से कि राजतंत्र का संविधान था। राजतंत्र के संविधान में क्या होता है दोस्तों कि राजा ही शासन करता है। राजा के बाद दो राजा की पीढ़ी आएगी, उस राजा की पीढ़ी ही शासन करेगी। वहाँ पर चुनाव नहीं होगा। जहाँ पर दोस्तों चुनाव नहीं होता है, जहाँ पर एक ही राजा बनता है, फिर उसकी आगे वंश आगे चलता रहता है, उसका वंश। इस प्रकार से जहाँ सत्ता होती है, ऐसे देशों को दोस्तों राजतंत्र देश कहते हैं। वहाँ पर दोस्तों लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती है। तो कहा कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। इस प्रकार से कहा था कि जो राजतंत्र होता है देश, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर होती है, किसके पास होती है, राजा के पास ही रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। जो नेपाल के लोग थे, नेपाल के लोग कह रहे थे कि हमें तो भाई साहब लोकतंत्र देश चाहिए। कैसा चाहिए, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि लोकतंत्र का मतलब है जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा वोट डाला जाए, उस वोट के आधार पर आपको बताया जाए कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए। इस प्रकार के देश को अपन लोकतंत्र कहते हैं। तो वहाँ के लोगों ने इस प्रकार के आंदोलन करते चले आ रहे थे, जिससे इस संविधान में क्या हुआ दोस्तों, संविधान को बदलना पड़ा और नया संविधान बनाना पड़ा। इसी संघर्ष जो फलस्वरूप संविधान आगे जो लड़ाइयाँ संघर्ष चलते रहे। तो 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी मिल गई है। इतने समय से आंदोलन करते चले आ रहे वहाँ के लोगों को कुछ दिनों के बाद यानी 2006 में उन्हें अपने आंदोलनों से कामयाबी मिली और इस प्रकार से कामयाबी मिलते ही उन्होंने अपने देश में जो संविधान था उस संविधान को ख़त्म करके नया संविधान बनाना सोचा कि कामयाबी मिल गई। अब दोस्तों क्या हुआ कि नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे। जो नेपाल है दोस्तों, तो नेपाल के जो लोग हैं वहाँ के लोग, आपको पता है तुम्हें कि नेपाल है
जो अपने भारत से ही उसका बॉर्डर लगा हुआ है। आपको जो बिहार वाली सीमा है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताएं कि नेपाल और भारत में कोई बॉर्डर नहीं है। यहाँ पर लोग एक दूसरे के यहाँ पर आ जा सकते थे। उन्होंने देखा कि भारत क्या कितनी अच्छी तरह से अच्छा देश है कि वहाँ पर लड़ाइयाँ कम होती हैं, बहुत सारी सभी लोगों को अधिकार हैं, सबके पास एक ही राजा नहीं है, कई प्रकार से सरकार हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर क्षेत्रीय सरकार, इस प्रकार से। तो उन्होंने सोचा, इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से हमें भी अपना देश चाहिए। तो उन्हें इस प्रकार से अपने आंदोलन में कामयाबी मिली और कामयाबी मिलते ही उनने अपने नए संविधान की मांग की। नए संविधान की मांग में उनको नए संविधान बनाना की अनुमति मिल गई। इससे उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे कि क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे। पिछले संविधान में वो सब नहीं था जो है वहाँ के नेपाल की जनता नेपाल के लिए चाहती थी और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे और जिनके लिए इतने लंबे समय से लड़ते चले आ रहे थे। आपको बताएं कि जो संविधान क्या होता है, तो जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते हैं, आपको पता है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि संविधान क्या होता है। आपको बताया कि या कोई भी खेल ले लो आप, या कबड्डी का खेल ले लो, या क्रिकेट का खेल ले लो, गेंद बल्ला का खेल ले लो, उनमें रूल होते हैं, नियम होते हैं कि अपन को इस लाइन से बाहर नहीं जाना है, आपको यहाँ से बॉल बाहर नहीं फेंकना है, इस प्रकार से। उसी प्रकार से संविधान होता है, जो संविधान पूरे देश का निर्माण करता है और संविधान को उसी के अंदर पूरे देश को बांधे रहता है और उसको सभी को चलने की अनुमति देता है। उस प्रकार से संविधान होता है। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, कहा कि जैसे नियम बदल देंगे खेल के, वैसे खेल बदल जाता है। उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे। उन्होंने कहा कि यदि पहले जो नेपाल था राजतंत्र था, बाद में लोकतंत्र बना तो उन्हें पूरे अपने नियम बदलने पड़े होंगे ताकि नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। 2015 में उन्होंने अपने देश के लिए नया संविधान अपनाया। ऊपर चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। जो ऊपर आपको चित्र बताते हैं कि इसमें जो संघर्ष दिया गया है, जो आंदोलन दिए गए थे, यही सब कुछ देखने को मिला है कि ये है आंदोलन नेपाल के लोगों के द्वारा किए गए हैं कि यहाँ पर हमें किस प्रकार से संविधान चाहिए, कैसा संविधान चाहिए। इन्हें कैसा संविधान, राजतंत्र नहीं चाहिए, इन्हें लोकतंत्र देश चाहिए। अपना लोकतंत्र एवं प्रकार से एक ही व्यक्ति का शासन ना हो, ऐसा हमें देश चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ तो संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था। जो संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको किस प्रकार से तय कर सकते हैं। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया है, जो नेपाल का संविधान है, इस संविधान में पुराने संविधान में कहा गया था कि देश है इस देश को किस प्रकार से चलाया जाए। तो देश के पुराने संविधान में आपको बताएं कि पुराने संविधान में क्या था। जो पुराना संविधान था दोस्तों, तो पुराने संविधान में क्या होता था कि जो शासन की बागडोर थी, जो शासन की बागडोर मतलब शासन की जो डोर थी, वह डोर केवल राजा और मंत्री परिषद के हाथों में रहेगी। कहा कि जो पुराना संविधान था, पुराने संविधान में और नए संविधान में अंतर क्या है। तो जो देखने को मिला है अपन को, कहा कि जो नया संविधान बना है तो बागडोर थी राजा और मंत्री परिषद के हाथों में रहेगी। किसके हाथों में रहेगी, राजा और मंत्री परिषद के हाथों में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति और राज्य व्यवस्था चुनी है, जिन देशों में दोस्तों लोकतंत्र शासन है, उन्होंने राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। वहाँ पर जो लोकतांत्रिक देश होते हैं दोस्तों, तो उनमें निर्णय किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिया जाता है। वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पूरी मंत्री परिषद बैठती है, राज्य व्यवस्था बैठती है, राज्य का मुखिया होता है वो बैठते हैं, और जो संसद होती है, इन सभी में बैठ के क्या होता है, निर्णय होता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं,
लोकतंत्र में मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि अपने नेता अपन खुद चुन सकते हैं चुनाव के माध्यम से, ताकि हमारी ओर से भी सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, अपन को लगा कि ये चुनाव में चेहरा अच्छा है, इस पर इसको वोट जिताएंगे, इससे अपनी सत्ता बनाएगा। अब ना पता दोस्तों कि ये अपने लिए काम करेगा या नहीं करेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपयोग संविधान में मिलता है। यदि ऐसा किसी राजा ने जो अपने द्वारा जो चुने गए नेता हैं, इस प्रकार से यदि वे सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, तो अपने संविधान में ही लिखा हुआ होता है कि अपन इसे नेताओं को हटा सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्र कथा पट में देखा जा सकता है। जो नीचे कथा है, इसमें आपको बताते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग किस प्रकार से किया है। आपको बताएं कि जो सत्ता है, चित्रपट कथा में देखा जा सकता है कि जो सुरेश हैं, सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। जी सुरेश है, ये सुरेश अपनी कक्षा क्या है, मॉनिटर है। जब मॉनिटर है तो क्या होता है, वह एक दबंग किस्म का एक लड़का है। कैसा है, दबंग किस्म का लड़का है। उसकी सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करती। जो सहपाठी मतलब क्लासमेट होते हैं कक्षा के, वो भी उसे पसंद नहीं करती। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं। जो उनकी क्लास टीचर हैं वो क्या कहते हैं, किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए कह जाती हैं। जो सुरेश है उसके लिए उससे कह जाती हैं, कौन कह जाती हैं, उसकी मैम कह जाती हैं, यानी मैडम क्लास टीचर कह जाती हैं कि आपको सभी बच्चों का ख्याल रखना है। अचानक किसी काम से बाहर जाती हैं तो उन्हें क्या करना, ख्याल रखना है, तो बोलकर चली जाती हैं। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है। ये सुरेश है, ये मौके का फ़ायदा उठाता है, वह बोलता है और अनिल को तंग करता है। ये अनिल है, इसको तंग करता है और बोलता है, क्या बोलता है कि अनिल, जब मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। क्या बोलता है, अनिल से बोलता है, अनिल आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ, लेकिन मैंने किया है। अनिल बोलता है, लेकिन मैंने किया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जिससे तुम मेरी शिकायत करना चाहती हो मैडम से। इसी के बाद जब मैडम लौटती हैं, श्रीमती राव के लौटने पर शिकायत कर देता है। क्या बोलता है कि जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था और उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। ऐसा मॉनिटर साहब ने बोल दिया है। अब इसने जो मैडम थी, तो मैडम जी ने क्या बोला है कि अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यही रुकना पड़ेगा और तुम आज 100 बार लिखोगे कि मॉनिटर को मैं तंग नहीं करूँगा, 100 बार। तो अनिल बोलता है कि लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब दोस्तों, आप इस बात से जान सकते हो कि जो क्लास टीचर मैडम से कहा, किसने कहा था दोस्तों, सुरेश क्या था, मॉनिटर। तो क्लास टीचर ने सुरेश से कहा, उससे जिम्मेदारी दी काय की क्लास संभालने की। लेकिन सुरेश ने क्या किया दोस्तों, सुरेश ने तत्काल मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने जिससे उसकी लड़ाई चलती थी, जिससे वह बनती नहीं थी, उसी को उसने डांट लगवा दी, उसको पनिशमेंट से सज़ा दिलवा दी। तो आपको इससे क्या सीख मिली है कि मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह से दुरुपयोग कर रहा है। इसने अपनी शक्ति का क्या किया दोस्तों, दुरुपयोग, क्योंकि इसके हाथ में क्या थी, पावर थी। किसकी पावर थी, मैम की पावर थी। मैम इसको पावर दे के गई थी, तो इसने दुरुपयोग किया। अब नीचे दी गई परिस्थिति में मंत्री को अपना सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा। इसी प्रकार से जब कोई अपन किसी नेता को मंत्री बनाएंगे या प्रधानमंत्री बनाएंगे तो क्या होता है, कभी कभी कि कोई अपनी सत्ता का क्या करता है, दुरुपयोग करता है। तो इस प्रकार से कुछ निर्दोष व्यक्ति होते हैं, उनको सजा दी जाती है, जिस प्रकार से कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। लोकतंत्र सामाजिक में प्राय संविधान की ऐसे नियम तय करता है। जो लोकतंत्र होता है वह ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सके। जो लोकतंत्र देश होता है, इस लोकतंत्र देश में क्या होता है दोस्तों कि इस प्रकार के काम
को रोका जा सके, ऐसे नियमों को, कानूनों को बनाया जाता है कि अपन सत्ता का कोई व्यक्ति दुरुपयोग ना करे, ऐसे कामों को रोका जा सकता है। भारत के संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। कहाँ दिए? मौलिक अधिकार के खंडों में दिए गए हैं। कि क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दक्षिण लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों को कुछ याद है? इस अध्याय में बताया गया था। आपको दोस्तों कक्षा 7 में भी आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो दोस्तों आप पढ़ लेना, क्योंकि आपके पास जितना ज्ञान होगा दोस्तों उतना ही अधिक आप बोल सकते हो। क्या कर सकते हो? बोल सकते हो। तो यही ज्ञान बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अब क्या हुआ कि ओम प्रकाश जी हैं, ओम प्रकाश के द्वारा जो बताया गया था कि ओम प्रकाश की दलित होने के कारण, जो ओम प्रकाश जी थे इन्हें अपनी कक्षा में बताया था। आपको पता होगा, आपने स्टोरी पढ़ी होगी। ओम प्रकाश जी थे अपने स्कूल के सबसे दलित बच्चा थे, तो उनको पीछे चटाई पे बैठना पड़ता था और कई प्रकार की झाड़ू लगाने पड़ती, इसने कई प्रकार की समस्याएं देखी थी आपने। यदि आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। अब किस तरह का भेदभाव के सामना करना पड़ा था, वहाँ आपने पढ़ा था कि भारत संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। और भारत का संविधान सभी व्यक्तियों को क्या देता है? समानता का अधिकार देता है। और हमारा संविधान कहता है कि धर्म, आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी नस्ल के हो, आपकी कोई भी जाति हो, आपका कोई भी लिंग हो, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, क्या बोला कि दोस्तों को जो धर्म है, नस्ल है, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये अपने संविधान में दिया हुआ है। अपने संविधान में क्या दिया कि आप किसी व्यक्ति को जाति धर्म के आधार पर परेशान नहीं कर सकते, स्थान के आधार पर परेशान नहीं करते, किसी भी नागरिक के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है और एक मौलिक अधिकार है। आपको समानता के अधिकार दिए गए हैं और आपका एक मौलिक अधिकार भी है कि आपको कोई किसी धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। आपको इन चीज़ों से कोई वंचित भी नहीं कर सकता है। ऐसा आपके संविधान में लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह भी होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। आपको बताया कि इसमें अगर लोकतंत्र में यह भी महत्वपूर्ण काम होता है कि कोई बड़ा समूह है या समूह है तो वह समूह दूसरे समूह, छोटे समूह को क्या नहीं कर सकता है? दबाव नहीं दे सकता है, परेशान नहीं कर सकता है। इस प्रकार से आप नीचे दिए चित्रपट कक्षा के भीतर की घटना के आधार पर इस बात को समझ सकते हैं। जैसे आपको बताएं कि जो लड़के हैं तो खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। जो खेल है, इस खेल की घंटी शुरू होने वाले स्कूल होते हैं तो स्कूल में खेल की घंटी बजने वाली है आज। तो इसमें क्या संगठन के आधार पर क्या लड़ाइयाँ हो रही दोस्तों कि नहीं हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। ये क्या बोलते हैं? नहीं हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। अब दोस्तों ये लड़के हैं, इन लड़कों की टीम है, क्या है? टीम है। इनकी संख्या अधिक है। किसकी तुलना में दोस्तों? ये लड़कियों की तुलना में इनकी संख्या अधिक है। जिससे इनकी संख्या अधिक है तो क्या हुआ दोस्तों? इनकी संख्या अधिक है तो ये लड़कियों को परेशान करते हैं कि बोलते हैं जैसा ये बोलते हैं वैसा ही इन लोगों को खेलना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ऐसा बताया गया है। क्या कहा? चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। लड़कियों ने बोला कि चलो आज क्रिकेट नहीं खेलते हैं, आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। तो लड़के बोलते हैं नहीं हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। क्या बोलते हैं? हम तो नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। तो इससे क्या हुआ? शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। जो शिक्षक हैं, टीचर, भी बोलते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने हाथ उठा के बताओ कि किसको कौन से खेल खेलना चाहता है। अब दोस्तों स्वाभाविक है कि यदि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, उसी का मत ज़्यादा होगा तो उसी का खेल तय होगा। तो इसने कहा कि हाँ हाँ हाँ। लड़के बोलते हाँ हाँ हम जीत गए। अब लड़के संख्या में ज़्यादा थे तो इन लोगों ने हाथ खड़े किए तो ये लोग क्या हुए? जीत गए। अब वह लड़कियों ने सोचा कि यह तो होना ही था। लड़कियों ने सोचा कि यह तो होना ही था। लड़के ने बोला हाँ
कहा यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। लड़कियों ने कहा यह तो होना ही था जब वोटिंग हुई कि लड़कों की संख्या क्या है, ज़्यादा है कक्षा में, तो जिसके वोट ज़्यादा उसी की सत्ता पार्टी ज़्यादा, ऐसा तो होना ही था। अब लड़कियों ने बोला कि हमें सदा वही करना पड़ता है। लड़कियों ने बोला है कि हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि हम अपने, इनने कहा कि हम अपने अनुसार, इनने कहा कि लड़के चाहते हैं कि लेकिन उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है, लड़की की संख्या क्या है कक्षा में संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए वह अपनी ज़्यादा संख्या का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए। ये वो लड़कियों ने आपस में सलाह मशवरा किया, विचार किया कि मैडम को इस प्रकार से कोई अलग तरीका सोचना चाहिए निर्णय लेने का, ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाएगा और किया जा सके। इस प्रकार से आपने इस चित्रपट कार्यक्रम जो दिखाई दे रहा है, इसमें आपने सुना और देखा। क्या देखा आपने? समझा कि जिसकी ज़्यादा संख्या थी उसी की मनमानी हुई है। अब वोटिंग के हिसाब से दो किसी के माध्यम से देख लो तो उन्होंने लोगों ने पहले भी कहा था, बाद में भी यही हुआ। तो इस तरह के अस्वस्थ हालत लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता है। गुट होते हैं जो संघ होते हैं, वही ऐसे जो बिना संघ के बोल दिया कि भाई ऐसा काम होना है। यदि अपन ने उनकी बात को नहीं माना तो उनकी संख्या ज़्यादा है तो उनके गुट हैं, तो इस प्रकार से उनका संघ है, तो ये अपने संघ के द्वारा भी ऐसा काम कर लेते हैं। तो ऐसे फैसले लागू करता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है। कैसी अल्पसंख्यक की सहमति नहीं होती? जो अपनी उस संख्या से बहुत कम होते हैं, उन लोगों की क्या नहीं होती है, यहाँ पर सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है। और उनका क्या हो जाता है? इस प्रकार से उनका नुकसान भी होता है, क्योंकि उनकी कभी चलती ही नहीं है। उनको तो जो वही करना पड़ेगा जो उनसे जो बहुमत वाला गुट है वो बोलेगा वही करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सत्ता नहीं है। जैसा कि इस चित्रपट से पता चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए। जो संविधान है, तो संविधान में ऐसे नियम बनाए जाते हैं, ऐसे संविधान बनाए जाते हैं कि जिनकी संख्या बहुत कम है, ऐसे लोगों को उनके जो अल्पसंख्यकों को ऐसी चीज़ों से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हैं। जो बहुसंख्यकों के लिए क्या है? सामान्य रूप से उपलब्ध हैं। ऐसे उन लोगों को इन चीज़ों से वंचित ना किया जाए। अल्पसंख्यकों, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसे संविधान जो किसको नहीं करेंगे दोस्तों? जो सबको लेकर ना चलें। ऐसे संगठनों पर, ऐसे संघों पर, ऐसे बहुमत वाले दलों पर दोस्तों संविधान क्या लगाना चाहिए दोस्तों? लगाम लगानी चाहिए, जिससे क्या हो दोस्तों? संविधान में और देश में सभी को बराबर का अधिकार मिल सके। इस प्रकार से बताया कि यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है। जैसे एक जो दबदबा है इसका एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर भी हो सकता है। जिस अंतर सामुदायिक इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? वर्चस्व कहते हैं। इन चीज़ों से जो वर्चस्व होते हैं वंचित हो जाती है। क्या हो जाते हैं? वंचित कम्युनिटी। इनसे इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, एक ही समुदाय के अंदर दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंततः सामुदायिक इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। इन्हें अंत में क्या कहता है? इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। जो क्या होता है? जो छोटे समुदाय होते हैं उन छोटे समुदायों को बड़े समूहों के अनुसार दबाया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे सब चीज़ों पर दोस्तों संविधान को नियम बनाने की आवश्यकता होती है, और संविधान नियम बनाता भी और सबके हित में कार्य भी करते हैं। इससे नेक्स्ट दोस्तों
संविधान क्यों होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि संविधान है इसको क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है, संविधान क्यों होना चाहिए, इसका क्या कारण है और इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण बताया है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। कहा ने हम खुद अपने आप को खुद से बचा सकें। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है। आपने कहा कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें, यह बात आपने सुनी तो आपको अजीब लगा। अपने आप को कैसे बचाते हैं। अब तो दोस्तों जो कहानी दिखाई दे रही है आपको सामने, इस कहानी के माध्यम से बताते हैं कि कभी कभी आप अपने से बात करते हैं और अपने से बात करके कई बार बच सकते हैं, कई बार फंस सकते हैं। कैसे बताएं। तो असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। क्या कहा है, कई बार हम इस प्रकार के मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं कि ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए के नुकसानदेह हो सकते हैं। जो ऐसे विचार हैं, जैसे जो विचार हैं ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। कैसे विचार हो सकते हैं तो देखते हैं अपन कि संविधान में हमें ऐसी भावनाओं से बचने में मदद करता है। संविधान है हमें ऐसी भावनाओं से बचने में मदद करता है। कैसी भावनाओं में, जो दोस्तों दूसरों के हित के लिए बुरा हो। सोचिए क्या दोस्तों, दूसरे के हित के लिए यदि आपने बुरा सोचा तो आपने बुरा सोचने के बाद फिर एक बार आपने संविधान के बारे में सोचा, या आपने एक बार पुलिस के बारे में सोचा, या एक बार आपने सजा के बारे में सोचा कि हमने यदि दूसरों के हित में अच्छा नहीं सोचा, बुरा सोचा, यदि उसका बुरा कर दिया तो इसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है, संविधान के द्वारा क्या सजा मिलने वाली है, पुलिस पकड़ेगी, मार खाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको अपन को अपने अंदर से एक संविधान के भय की भावना भी बनी रहती है। इससे क्या होता है, इससे दोस्तों अपन संविधान को ध्यान में रखते हुए अपन अच्छे विचारों को मन में प्रकट करते हैं, अच्छी भावनाओं को सोचते हैं और भावनाओं से बचाने में मदद करता है। आपको समझ में आएगा कि जो संविधान ही है जो हमें बुरी भावनाएं बुरा सोचने से अच्छे की ओर ले जाता है, वो हमें बुरे से बचने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे चित्त कथा पट्ट को देखिए और आप समझ सकते हैं कि इसने किस प्रकार से सोचा है और उसने इसके हित में क्या अच्छा रहा है। तो शबनम दुविधा में है, इसे कुछ तय करना है। जो शबनम है ये लड़की है, इसका नाम शबनम नाम है। ये लड़की दुविधा में है। अब कौन सी दुविधा में है ये आपको इसका पढ़ने से पता चलेगी कौन सी दुविधा में है। लड़की बोलती है कि कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं। क्या बोलती हैं कि कल परीक्षा है मेरी, उसके लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं। अब अध्याय तो 2 पढ़ना है, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है। लड़की ने बोला मुझे 2 अध्याय भी पढ़ना है और इसी समय मेरा पसंदीदा टीवी पर सीरियल यानी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती हूँ। लड़की बोलती है किस कार्यक्रम को देखे बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, पर अगर मैं ऐसा करती हूँ, लड़की बोलती है यदि मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। लड़की ने क्या कहा दोस्तों कि लड़की का कल पेपर है, शबनम का कल पेपर है, और उसी वक्त शबनम का क्या आ रहा है दोस्तों, पसंदीदा सीरियल आ रहा है। आपका भी अपना अलग अलग पसंदीदा सीरियल होगा तो आ रहा है। तो लड़की सोचती है, शबनम सोचती है कि यदि मैं इस सीरियल को देख लेती हूँ तो जिस समय में मैं पढ़ना चाहती थी वो समय मेरा निकल जाएगा। यदि नहीं पढ़ती हूँ तो भी परेशानी हो, पढ़ती हूँ तो भी परेशानी। तो इसने बोली कि यदि नहीं पढ़ती हूँ तो कल पेपर है तो पेपर में क्या लिखूँगी, और यदि पढ़ती हूँ तो फिर सीरियल नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि मम्मी और पापा या दादा या दादी आप जो भी समझें ये तो सीरियल देख रहे हैं और टीवी भी ऑन है और शोर शराबा भी हो रहा है, जिससे आपका बार बार मन टीवी देखने के लिए कर रहा होगा। इस प्रकार की भावनाएं शबनम ने व्यक्त की। अब शबनम ने सोचा, इसी वक्त उसकी मम्मी ने देखा या दादी ने देखा कि शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है। ने कहा कि शबनम तुम परेशान सी दिख रही हो, परेशान लग रही हो, मुझे तो बताओ आपकी क्या बात है। तो शबनम बोलती है
कि मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। उन्होंने कहा मुझे यह टीवी कार्यक्रम भी देखना है और कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखने अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। इन्होंने कहा यदि आप लोग टीवी देखोगे तो मेरा भी मन टीवी देखने के लिए जरूर करेगा। अब अच्छा, तो बोला क्या करूं बेटा बताओ। तो उन्होंने कहा अगर आज रात को कोई भी टीवी ना देखे तो तब शायद मेरा भी मन भी नहीं ललचाए। इनने कहा मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप सभी लोग टीवी को बंद कर दें, आप लोग भी यदि टीवी को ना देखें तो शायद मेरे को लगता है कि मेरा मन है वो ना ललचाए, जिससे मैं टीवी सीरियल देखने से बच सकती हूँ और मैं अपने 2 अध्यायों को कंप्लीट कर सकती हूँ। ऐसा शबनम ने अपनी बात रखी है। अब दोस्तों आप अपने विचारों से सोचिए और समझिए कि यदि आप इस समय होते तो आप क्या करते। आप बोलोगे हाँ हम टीवी खोल लेते, टीवी के सामने बैठ जाते, किताब को खोल के बैठ जाते, टीवी भी देखते किताब भी पढ़ते, टीवी भी देखते किताब भी पढ़ते। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि एक साथ 2 काम नहीं किए जा सकते, सिर्फ एक ही काम कर सकते हो। आप सोचो कि हम देख भी लें और पढ़ भी लें और लिख भी लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब इससे आगे क्या हुआ, जब शबनम पेपर देने जाती हैं तो क्या होता है। अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए हैं। अब शबनम बोलती है, जब स्कूल गई हैं शबनम तो बोलती अच्छा हुआ कि मैंने कल रात को टीवी नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्यों कि टेलीविज़न नहीं देखा, इन आखिरी 2 अध्याय उनके जो रह गए थे उन्हीं अध्यायों से सबसे ज़्यादा प्रश्न उसके पेपर में पूछे गए। तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ मेरे साथ। अब दोस्तों नीचे टाइटल दिया है कि आप इस बात पर क्यों खुश हो रही हैं। बोली शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टीवी नहीं देखी। ऐसी स्थिति में आप क्या करती। यदि आपके साथ भी ऐसी स्थिति बीतती है तो आप क्या करती। कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताएं कि आप ऐसी स्थिति में होते तो कैसे आगे बढ़ते और क्या सोचते हो क्या करते। अब दोस्तों इससे दोस्तों नेक्स्ट है कि संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है। क्या बताया हमने कि जो अपना संविधान है कभी कभी हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है। ऐसे संविधान बोले कभी कभी ऐसे फैसले लेने से हमें रोकते हैं। कौन रोकता है? संविधान, कि जिनसे बड़े सिद्धांतों पर ठेस पहुंच सकती है, जिनमें देश आस्था रखता है। जिनमें क्या बोलते हैं? जिनमें देश क्या रखता है? आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोग